बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट किया। सीबीआई ने इसी मामले में एक ब्यूरोक्रेट के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसने बताया था कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति का मुसव्वदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कुछ निर्देश दिए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, इनके झूठे। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है। मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी, और ये करोड़ों लोग जो आपके अत्याचार को देख रहे हैं आज। तो आप बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आतिशी का बयान सुन रहे थे, उसके बाद संजय सिंह का बयान आपने सुना।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इन तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 8 घंटे तक उनसे पूछताछ होती रही और पूछताछ होने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तारी दिखाई है। यानी पूरी तरीके से अब ये माना जा सकता है कि सीबीआई के गिरफ्त में मनीष सिसोदिया हैं और इसी गिरफ्तारी के बाद एक आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ट्वीट भी सामने आने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, इसके अलावा दिगर लोगों ने भी ट्वीट किया है, जिसको आपसे कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या कुछ बातें कही हैं। तो 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में, आबकारी नीति मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने ये कहा है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें अब हमने अरेस्ट कर लिया है। तो बड़ी खबर ये आज की है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले मंत्री और एक जेल में हैं। अब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल, दिल्ली में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हमला और जवाबी हमला भी जारी है। शराब घोटाला पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तार किया गया है मनीष सिसोदिया को। उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मनीष बेकसूर हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट है और ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए लिखते हैं कि लोग सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। तो ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। ये पहला ट्वीट है और ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जिस लफ्ज का, जिन अल्फाज का, जिन शब्दों का इंतखाब किया, चुना, वो ये कि मनीष बेकसूर हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। इससे पहले हमने देखा कि आतिशी ने कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश हो रही है। शिक्षा मंत्री, एक बेहतर शिक्षा मंत्री के तौर पर उभर रहे हैं मनीष सिसोदिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे डरने लगी है और ये कहीं ना कहीं काम के डर से ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये जो मामला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि कल इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हमलों के जो ये बाढ़ जो चल रहे हैं वो लगातार तेज होते जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति हो गई है। आखिरी और तीसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के संविधान में संशोधन की पूरी जानकारी दी। उन्होंने समापन भाषण में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस महाअधिवेशन के फैसले से 2023 के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा असर होने का दावा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महाअधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन किए गए हैं। 6 मुद्दों के प्रस्ताव को पारित किया गया है। ये काम कई चरणों में हुआ है। इसे अंतिम रूप देने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये महाअधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की। राहुल गांधी ने कहा कि 52 साल का हो गया हूं, मेरे पास घर नहीं है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। वहीं कश्मीर में झंडा फहराने के पीएम के बयान पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा कि मोदी जी ने 50-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। हमने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथों से तिरंगा फहराया। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया।
प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हम हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये पुजारियों की पार्टी नहीं है, ये तपस्वियों की पार्टी है, ये तपस्या की पार्टी है। और आपने देखा छोटी सी तपस्या की, 4 महीने की तपस्या की, और आपने देखा कांग्रेस पार्टी में कैसी जान आई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कैसी जान आई, देश में कैसी जान आई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अधिवेशन के अंतिम दिन पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, लोगों को ये बताना है कि देश के किसानों की आज क्या हालत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठना होगा, समर्पित हो और निडर होकर काम करना होगा। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे, इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और 3 दिनों से चर्चा चल रही है। इसके बारे में मैं कुछ 1-2 अपनी बातें कहना चाहती हूँ। खास तौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो देश भर में हैं लेकिन आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है? वो अनोखे लाल है जो इस झंडे को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। वो दिनेश है जो आज दिख नहीं रहा है, जो इसी तरह से देश के ध्वज को लेकर नंगे पांव चला। कल किसी ने नसीब पठान जी का नाम लिया, उत्तर प्रदेश के एक नेता थे। आजीवन कांग्रेस के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई। उसी तरह से मैं कई नाम ले सकती हूँ। कल जब शोक प्रस्ताव हुआ, ईश्वर चंद शुक्ला जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ईश्वर चंद शुक्ला जी, उनको टिकट नहीं मिला चुनाव में, फिर भी वे प्रचार किए और प्रचार करते करते उनका देहांत हुआ। मैं पच्चू पासी का नाम ले सकती हूँ, जो रोज सुबह वही सफ़ेद जूते पहनकर गांव-गांव जाते थे, कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, कांग्रेस का झंडा फहराए रखे। उनका भी देहांत हुआ। यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता हैं ये समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, वो तो रायपुर में 3 दिनों से चल रहा कांग्रेस का महाअधिवेशन खत्म हो गया। इस महाअधिवेशन में कई संशोधन किए गए। तफसील देखिए। रायपुर में पिछले 3 दिनों से चल रहा कांग्रेस का महाधिवेशन खत्म हुआ। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। 6 जो प्रस्ताव दिए गए थे, अभी आप देखिए मंच पे समापन भाषण चल रहा है, जिसमें अब मंच पे आप दिख रहे होंगे सोनिया गांधी दिख रही हैं, प्रियंका गांधी दिख रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी हैं, उनके साथ
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो अब समापन भाषण चल रहा है। जहां तक इस महाधिवेशन की बात करें, इसमें कई बड़े फैसले किए गए, करीब 85 छोटे बड़े संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट थे कांग्रेस के संविधान के। और दूसरी तरफ जो अहम बात अगर आपको बताऊं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर्स की संख्या 23 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। दूसरी तरफ पार्टी को युवा करने की कोशिश है और उसी के तर्ज पर अंडर 50 का फॉर्मूला भी तय किया गया है। ब्यूटी जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 रायपुर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि दुनिया हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कह रही है और कांग्रेस हिंदुस्तान बर्बाद हो गया जैसे विषयों को अपने भाषणों में शामिल कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले तिरंगा नहीं लहराता था, अब अगर उसी कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका भी राहुल गांधी जी को चिंतन करना चाहिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पहली बार मोदी सरकार के काम को सही कहा है। सुनिए इसके अलावा संबित पात्रा ने क्या कहा। इसके अधिवेशन को देखा है, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाषण की श्रृंखलाएं चल रही हैं, द स्ट्रिंग ऑफ स्पीचेस इन द कांग्रेस प्लेनरी, ऐसा प्रतीत होता है मानो हिंदुस्तान डूब चुका है, ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कायर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। एक तरफ पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कहने में और ब्राइट स्पॉट मानने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो गया है, इस प्रकार के विषयों को स्पीचेस में रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज अचीव्ड। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे, आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को आज निशाना बनाया गया। संजय शर्मा को आतंकियों ने गोलियां मारी। पुलवामा के अच्छन में ये वारदात हुई। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आतंकियों ने 40 साल के संजय शर्मा पर तब हमला किया जब वो पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। संजय शर्मा को गोली मारकर आतंकी मौके से फरार हुए। गंभीर रूप से घायल संजय को आनंद फानंद में अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस टारगेट किलिंग की घटना पर तमाम राजनीतिक दलों ने दुख जताया है और आतंकियों को जल्द कटघरे में खड़ा करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तरुण चुग ने कहा कि ये दुखद मामला है। भारत में बैठे कुछ लोग भारत के बाहर बैठे कुछ लोगों के द्वारा देश का माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग जी। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, अब ये फिर एक कायराना हरकत सामने आई है। दुखद है
पार से कुछ लोग और यहां से कुछ लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के सुहाने वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया जाए। जिन्होंने भी भारत के नागरिकों की हत्या की है, पहले भी उन्हें बख्शा नहीं गया और इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं देखें तो संजय शर्मा जी बैंक में काम करते थे, सिक्योरिटी अफसर थे, बाजार में जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। तो इसके जो पीछे जो कल्प्रिट्स हैं, उनकी मंशा पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर कश्मीरी पंडित कैसे सुरक्षित होंगे। ऐसा कि जिन्होंने 89 और 90s के अंदर कश्मीरी पंडितों को यहां धकेलने का काम किया था, वहां से हटाने का काम किया था, वो मानसिकता चेहरा बदलकर आज भी काम कर रही है। वो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित कॉकस कश्मीर में आए, इसलिए वो ऐसा वातावरण बना रहे हैं। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि G20 की मुख्य चिंता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने का होगा। वहीं उन्होंने कहा कि 26/11 और बालाकोट में हमारी क्या नीति, इस पर पूरी दुनिया ने नोटिस कर लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भारत ने जो सहायता की, पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया है। How did we react in 26/11? And how did we react in Uri and Balakot? They see the difference. Or you take today, you know what is happening in our northern borders with China. Don't forget, this happened, you know, when our lockdown had just started. We were in the middle, all of us, completely preoccupied with the COVID challenge. So, please appreciate the enormity of what Prime Minister Modi did. To deploy the Indian forces at these great heights in very difficult conditions, in the middle of COVID, and then, you know, take this challenge head on. I can tell you, entire world has taken note of it. Entire world has not only taken note of it, they've also taken note of the fact that since then, we have stood firm. Our diplomacy has backed up our deployment. We have made very, very clear that, you know, until there is a resolution of this issue, that our relations with China will not be normal. And that kind of, I would say, resolve and determination, the world. भगवंत मान ने रविवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान और दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों की हालिया गतिविधियों को लेकर राज्य में जारी उथल-पुथल के बीच सीएम भगवंत मान ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान और अन्य देशों से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है और केवल कुछ ही लोग पंजाब में इसका समर्थन कर रहे हैं। वहां क्यों नहीं ड्रोन आते? ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहां क्यों नहीं ड्रोन आते? पंजाब क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा। पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। पंजाब के तरनतारन स्थित गोविंदवाल साहिब जेल में गैंगवार के दौरान 2 की मौत हुई है। जेल में 2 गैंग के बदमाशों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह की हत्या कर दी गई। दोनों गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी हैं। भटिंडा निवासी तीसरा गैंगस्टर केशव गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, उसे अमृतसर के अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों को जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। ऐसे में 2 गैंगस्टरों की हत्या हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। इसके अलावा यूटी की तमाम खबरें, हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।